अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, बहुत से मामलात हैं लेकिन एक पछेती घास जो कई सालों के बाद फिर से उग जाती है और वो चांद देखने का मामला। आज KP में बाज़ाब्ता तौर पर, सरकारी तौर पर मुफ्ती पोपलज़ई की ख्वाहिश के मुताबिक ईद मनाई जा रही है और पूरे मुल्क में दीगर हिस्सों में रोज़ा है। ये तनाज़ा सालों से चल रहा, दहाइयों से चल रहा, ये मुअम्मा हल नहीं हो पाया। और इस वक्त वो ये जो कहते हैं ना, इसको अंग्रेज़ी में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है कि वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी वो अपना रोब जमाना चाहते हैं कि भाई मैं फिर भी रेलेवेंट हूँ इंफॉर्मेशन। उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया और साइंटिफिक बुनियाद पर वो कहते हैं किया, और सही कहा उन्होंने कि हम करोड़ों उला में रह रहे। अब वहाँ पे 28 रोज़े हुए हैं KP में जी। और वो पोपलज़ई साहब जो हैं उनको पूरी हिमायत हासिल है सूबाई हुकूमत की। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया जी, तो उनके वज़ीर इत्तलात ने ऐलान किया। नहीं, फैसला तो चीफ मिनिस्टर ने किया ना। तो मकसद है कि ये हुकूमत के दरमियान जो मुख्तलिफ सर्द जंगें हैं वो भी वाज़े हैं। तो ये पता नहीं फवाद चौधरी साहब क्या लगे हुए। बहरहाल ये हमारे मेहमान जो हैं दस्तगीर साहब, उनसे पूछते हैं। क्यों दस्तगीर साहब, आपका इस पर क्या टेक है इस सूरत हाल पे? शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। ये हम इसे कह सकते हैं यू टर्न नंबर 1718। गिनते गिनते थक गए हैं कि इतना हमेशा कहते हैं कि जी हम ये नहीं करेंगे और फिर बिल आखिर वही करते हैं। यहाँ तो हमने ये देखा है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो कि PTI की 2013 से चल रही है, उन्होंने होल सेल कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उन्होंने जो भी मजहबी हलकों का प्रेशर था वहाँ उसके सामने घुटने टेक दिए। तो फिर इतनी बात नहीं करनी थी ना। लेकिन आपने देखा है कि ये PTI और उसके चेयरमैन इमरान खान साहब का ये अब तरीक़ेकार है कि वो पहले पाकिए दामा की हकायत बढ़ा देते हैं, फिर पता चलता है कि दामन पे तो बड़े दाग हैं और बहुत बड़े बड़े धब्बे हैं कॉम्प्रोमाइज़ के और सौदेबाजी के और हर किस्म की जो सियासी लेन देन होता है। तो यहाँ भी हमने यही देखा है कि इन्होंने बड़ी बात की और इवन मेरे जैसे जो इंजीनियर लोग हैं वो बड़े खुश थे कि चलो बिल आखिर कोई एस्ट्रोनॉमी का जो इल्म है उससे पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि हम एक दफ़ा फिर जो है वो और एक ऐसे उलमा के सामने जो है मजबूर हैं जो ज़बरदस्ती इसरार करते हैं कि वो ये काम करेंगे। तो हमें ये ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा कि हमको उलमा को ब्लेम करें या किसी और को ब्लेम करें, ये हुकूमत की स्पाइनलेसनेस है निज़ामी साहब, जिसका मुजाहरा एक दफ़ा फिर हो गया। ठीक है दस्तगीर साहब, हमारे साथ वज़ीर इत्तलात KP के शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, एक तो आपको ईद मुबारक, आज आप KP में ईद मना रहे हैं। दूसरा ये बता दें, विफाक में भी आपकी हुकूमत, सूबे में भी आपकी हुकूमत, और इसके बावजूद ये इतना बड़ा इख्तलाफ, बल्कि इख्तलाफ क्या अब ये मुअम्मा बन गया है। आखिर KP गवर्नमेंट को मजहबी हलकों के सामने घुटने क्यों टेकने पड़े KP के अंदर? देखिए जी, मजहबी तो हम सारे हैं, अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं, और खुद मुफ्ती साहब ने कहा है कि साइंस से ज़्यादा में जो अहमियत है वो चांद देखने की है। तो कल खैबर पख्तूनख्वा में चांद देखा गया है, 120 से ज़्यादा शहादतें आई हैं, और हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि जी शहादत आ गई हैं, लोगों ने चांद देखा है, और आप अगर पूरे पाकिस्तान में ईद हो जाए तो बेहतर होगा। लेकिन जाहिर है उन्होंने फैसला पहले से किया हुआ है कि कोई शहादत नहीं माननी है खैबर पख्तूनख्वा की। तो उससे तो अब ये है कि या तो ऐसा होना चाहिए कि रोहित हिलाल कमेटी जो है वो पूरे साल जो खामोश बैठी रहती है, इस मामले पे बात ही नहीं करती है, सिर्फ रोजे के 2 दिन पहले और ईद से 2 दिन पहले नमूदार हो जाती है, तो वो जो कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकी है। मेरी ये एक राय है। बाकी नहीं, ये तो नहीं है कि पूरा साल काम नहीं करते, वो दीगर जो महीने हैं, मुहर्रम और हराम है, रबीउल अव्वल, उससे बता दो, यही है ना उनका मतलब है। मेरा मकसद ये है कि जो बाकी दिन है ना उसमें हम कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। कब हमने राब्ता किया है इन उलमा के साथ, कब हमने सूबे की सतह पे वो किया है कि जी हम
कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं। बस एक इख्तिलाफ चला आ रहा है, तो बस वो उसको उन्होंने भी पर्सनल लिया हुआ है, इन्होंने भी पर्सनल लिया हुआ है, लेकिन सफर हो रहे हैं केपी के लोग। देखिए, इससे पहले तीन ईदें होती थी, यानी कि जो हमारे पास अफगान महाजरीन थे उनकी अपनी ईद होती थी जी। उसके बाद फाटा वाले अपनी ईद करते थे, तीसरी फिर हमारी होती थी। इस दफा हमने कोशिश ये की कि जब वो चांद नजर आने का फैसला हो गया और शहादतें आ गई, उसको हमने कंफर्म करा दिया। उसके बाद हमने ऐलान किया कि हम अपने सूबे में ईद का ऐलान करते हैं। बाकी देखें, मुफ्ती मुनीब साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वो रात को नाराज भी हुए और उन्होंने ये कहा कि ये मैं यूसुफ साहब आपसे ये सवाल करना चाहता था कि एक तो इसकी वजह से 28 रोज़े हुए हैं केपी में, दूसरे ये कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि साइंटिफिकली चांद नज़र आ नहीं सकता, इसका मतलब है जो शहादतें हैं वो झूठ हैं और वो मुकदमे तक दर्ज करने की बात कर रही है। तो आपकी अपनी पार्टी है जो बरसर पेकार है वफाक और सुबह एक दूसरे से। देखिए, जहाँ तक 28 रोजे का ताल्लुक है तो एक रोजा हम रखेंगे, वो तो हमने फैसला कर लिया और ऐलान भी कर दिया कि एक रोजा बाद में रखना पड़ेगा। जो साइंस की बात है तो देखिए, ये तो हमने खुद कहा है कि जी ये साइंस का इशू नहीं है, ये चांद देखने की इशू है। अब ये तो देखें, पहले तो जो ऊपर की सतह पे ये इख्तिलाफ खत्म होना चाहिए ना। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर एक ही रोजा होता है, एक ही ईद होती है। या तो हम फैसला करने की जी सऊदी अरब के साथ हमने करना है, या फिर हम ये फैसला करें कि जी सऊदी अरब से एक दिन बाद हमने करना है, क्योंकि हमारे पास अफगानिस्तान है, वहाँ पे कभी ये बेइत्तेफाकी नजर नहीं आई, इंडिया में कभी ये बेइत्तेफाकी नजर नहीं आई। एक क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए जी बिल्कुल। वैसे आप सवाल मैं करना चाहूँगा, खुरम दस्तगीर साहब बैठे हमारे साथ जो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, वो अगर आप कोई पूछना चाहें इनसे मुख्तरन तो ज़रूर पूछिए दस्तगीर साहब। सर मेरी तो यूसुफ जई साहब से यही मैं पूछना क्या है, इस्तदा करनी है कि अज़राए करम ये जो सर्कस आपकी हुकूमत ने लगाया इसको बंद करें। ये मामला इस तक पहुंचा क्यों, इसको इतना जो है वो कवरेज दी गई कि जी साइंसी बुनियादों पर करेंगे, और अब जबकि आपके पास वफाक और सूबाई हुकूमतों के तमाम जो टूल्स हैं हुकूमत के और जो महकमा जात हैं वो मौजूद हैं, तो फिर किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। वो कंसेंसस जिसकी बात करें, बड़ी अच्छी बात है शौकत भाई ने की है, लेकिन वो कंसेंसस तो आपने पैदा करना था ना, वो हमने तो नहीं पैदा करना था। तमाम इदारे जो हैं वो आपकी दस्तरस में हैं, तो कौम को इस कंफ्यूजन से और इस सर्कस से अज़राए करम निकालें। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ईद उल अज़हा के मौके पर यह नहीं होना चाहिए, इसका फैसला करें और अपने मामलात को खुद कंट्रोल करके जो है आगे चलें। जी शौकत साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि ईद उल अज़हा पे कभी इख्तिलाफ हुआ ही नहीं है, यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ ना, कि उसका कैलेंडर कभी एक दिन आगे पीछे नहीं हुआ, क्योंकि उस पर मुनीब साहब को कोई एतराज नहीं होता है। लेकिन रोजा और ईद पे मुफ्ती मुनीब साहब को एतराज होता है जी। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मेरा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, क्योंकि बड़ी खिदमात है रोहित लाल के लिए भी बहुत सारी खिदमात है। लेकिन एक चीज की अपना एक वो होता है, ये इदारे कौमी इदारे होते हैं और ये इसलिए होते हैं कि सहूलत दे लोगों को जी। लेकिन ये कन्फ्यूजन है शौकत यूसुफ जई साहब, ये कन्फ्यूजन है कि एक जानिब मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी है, दूसरी जानिब केपी गवर्नमेंट अनऑफिशियल इजलास की बुनियाद पे अनाउंस कर देती है कि कल ईद है। ये बता दें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का आपने तज़किरा किया, उन्होंने कहा हुकूमत भी पोपल जई साहब को दे दें और BRT भी उनको दे दें ताकि ये भी जल्दी मुकम्मल हो जाए। ये उनका गुस्सा था जो उनके अंदर पैदा हुआ, यही तो मसला है ना। मैंने कहा कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, वो बहुत बड़े आलिम है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। मतलब सिर्फ ये देखें, अगर हम अपने उस पर कायम रहते हैं कि जी हमने किसी की बात नहीं माननी है, किसी सूरत, वो ना साइंस मानते हैं ना वो खैबर पख्तूनख्वा को मानते हैं, वो अपना जो उनके हालात हैं उसी को मानते हैं, उसी पे वो फैसला करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, साइंस को भी माने, हालात नए हालात भी आए हैं, मौसमियात को भी माने, सबको बिठा के कंसेंसस करके, लेकिन चारों सूबों के कंसेंसस होना लाजमी है। ये सिर्फ पोपल जई साहब की बात नहीं थी जो हमने उस पर फैसला किया है। सूबाई हुकूमत को काफी जगहों से शहादतें आई जी, तो अगर शहादत है और चांद नजर आ गया, मैं एक और इस्तदा कर सकता हूँ जी शौकत जी दस्तगीर साहब जी। मेरा शौकत साहब से यही अपने भाई से सवाल है कि अब जबकि रियासत के आला तरीन ओहदे जो हैं वो
पख्तूनों के पास हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी नुमाइंदगी है इस वक्त वफाक में, कौमी असम्बली में मौजूदगी है। तो फिर ये कहना कि जी खैबर पख्तूनख्वा की बात कोई नहीं मान रहा, ये बात समझ नहीं आती। हम तो सब मानने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी और तरफ चले गए हैं। मैं रोहित हिलाल कमेटी की बात कर रहा हूँ। आपको पता है मुफ्ती मुनीर साहब, वो आपके दौर से लेके पीपल्स पार्टी के दौर, जितने भी दौर गुजरे हैं, उनका अपना एक स्टांस होता है, अपनी बात होती है। अब वो इतने क्यों ऐसे करते हैं, ये आपको ज्यादा पता होगा मेरे से, क्योंकि हमारा तो पहला साल है उनके साथ, वो जो उनके साथ डील हो रही है हमारी। इससे पहले तो वो जो अगर आप लोग मेहनत कर लेते, कोशिश कर लेते, हमारी 3 ईदों की जगह अगर 2 ईदें भी करा लेते तो हम मशकूर होते। लेकिन जिस गवर्नमेंट ने वक्त गुजारा है, उन्होंने कभी इस पे स्टेप नहीं किया है। इसलिए अगर हमने कोई स्टेप उठाया है तो इससे ये फायदा होगा कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत के जरिए, क्योंकि मुफ्ती मुनीर साहब तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है हमारे साथ, तो वो शायद वफाकी हुकूमत उनको बैठने के लिए तैयार कर ले, ताकि कंसेंसस हो और मुश्किलात दूर हो। आवाम के लिए मुश्किलात होती है, हमारे लिए आज ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ईद की खुशी है, आप अपनी ईद एंजॉय कीजिए। हम इसलिए खुश हैं कि हम कम से कम अपने सूबे में तो एक ईद मना रहे हैं ना। शौकत यूसुफजई साहब को ईद मुबारक हो। जी जी, शौकत यूसुफजई साहब आपको एडवांस में मुबारक हो। आप ईद एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं। वैसे ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब फवाद फेडरेशन की बात नहीं मान रहे, ये फवाद चौधरी साहब की बात नहीं मान रहे, फवाद चौधरी साहब इनकी बात नहीं मान रहे। खुलासा ये कोई किसी की नहीं मान रहा। आज ईद जरूर मना रहे हैं केपी वाले। सरदार बहादुर खान थे, अयूब खान के भाई, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते। अच्छा, वो जो बीटी असेंबली थी, जी जी, तो उनका एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुरम दस्तगीर साहब से कुछ मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, इस साल ये जो रमज़ान का महीना है, ये कदरे सियासी तौर पे कुछ मुतहर्रिक रहा, कुछ गर्म रहा। पहले रमज़ान में इतनी हरकत नज़र नहीं आती थी, वैसे भी आखिरी हफ्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। ईद के बाद क्या कुछ होने वाला है? जी दस्तगीर साहब, इसको जो सूरत हाल है, ऐसे लगता है कि ये मुल्क जो है अब अपने साथ ही हालत जंग में है। नए नए महाज खुल रहे हैं। आपको पता ही किस किस महाजों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। सियासी तौर पर गमसान का रन पड़ा हुआ है। जरदारी साहब के जो वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, लेकिन अगरचे अगर उनको ज़मानत हासिल है। हमजा साहब भी ज़मानतें कराते फिर रहे हैं। ऑपोजिशन जो है वो दीवार के साथ लगी हुई है। और सबसे बढ़ के ये कि बिलावल साहब जो हैं वो तो पहले अपना ऐलान जंग कर चुके हैं। तो ये ईद के बाद क्या होने वाला है दस्तगीर साहब? PMLN किस तरह इस सूरत हाल से क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी? जी, ईद के फ़ौरन बाद 2 महाज नए खुलेंगे। एक तो 10 जून को ईद के फ़ौरन बाद कौमी असम्बली का सेशन जो है वो कॉल हो गया है। वो 11 जून को बजट है। तो बजट सेशन के दौरान भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून भी अपने दूसरी ऑपोजिशन जमातों के साथ हम सख्त तरीन मज़ामत करेंगे, क्योंकि सर्कस जो है इस हुकूमत ने जो लगाया है वो सिर्फ चांद देखने में नहीं है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में है। वो IMF प्रोग्राम में जिस तरह एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की इन्होंने कंसेशंस की हैं, FATF का उसमें जिक्र है, उसमें दूसरे ममालिक से इमदाद का जिक्र है, और जिस तरह टैक्स के उन्होंने जो टारगेट्स हैं उसके ऊपर कंसीड किया है। तो उस सारे मामले में पहले तो पार्लियामान के अंदर से मज़ामत शुरू होगी और उसके शुरू होते ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसके चंद दिन बाद ही जो APC का वादा हुआ है वो APC होगी, और फिर देखा जाएगा कि किस तरह इसको पार्लियामान से निकाल कर बाहर पाकिस्तान के गली कूचों में ये मज़ामत लेकर जाई जाए। क्योंकि एक बात तो वाज़ेह होगी कि ये हुकूमत जो है, जो चांद तक को सही मैनेज नहीं कर पाई तमाम तर दावों के बावजूद,
मुईशत के मामले में तो बिल्कुल ही नाअहल है। आज नंबर्स आए हैं कि जो महंगाई है उसकी शरह एक दफ़ा फिर जो है वो 9 से क्रॉस कर गई, 9.11% जो है वो आई है। उसमें यह भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा इजाफा जो है वो अशियाए खुर्दोनोश में हुआ है और उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो गरीब आवाम हैं, जो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, पहले तो सुना था कमर तोड़ते थे, तो अब गर्दन टूट गई है उनकी। और मुस्तकिल जो हर महीने नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बहरान है। और असल मकसद मैं वादे कर दूं, हुकूमत को गिराना नहीं है, हुकूमत को इस पर मजबूर करना है कि वो अपने फैसले दुरुस्त करे और आवाम को बिजली में, गैस में, पेट्रोल में रिलीफ दे। तो खुरम साहब, वो हुकूमत का तो नैरेटिव यही है कि देखें जी, अव्वल तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं लगती, सिवाय इकॉनमी के बारे में कभी कभी कुछ सामने आती है इनकी पोजीशन, बाकी मामला तो पता नहीं किस पे छोड़े हुए हैं उन्होंने। ये बताएं कि वो कहते हैं ये कि ये सारा जो मलबा है ये तो आपने गिराया, यानी साबिक़ हुकूमत जो है सब कुछ मसाइल पैदा कर गई है। अब आप कहते हैं कि जी वो हुकूमत दुरुस्त फैसले करे, तो हुकूमत अगर आप उनकी जगह हो तो क्या दुरुस्त फैसले करे इस सूरत हाल में? एक तो ये वाज़े आपने बात कही, ये 9.01% तो सरकारी अदाद शुमार हैं, लेकिन अमली तौर पर इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जा रही है। और अभी बजट आने वाला है जिसको IMF ने अप्रूव कर रहा है, इन्होंने नहीं कर रहा। IMF ने पहले देखना है ये उन्होंने अभी तक कंडीशनलिटीज़ में अपनी पूरी होंगी, फिर वो आपको पैसे जारी करेंगे। तो सर ये इशू जब इस सारी इकॉनमी की हैंडलिंग से भी बड़ा जो मामला है, और आप भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के सियासी रुझानात पे, हमने ये देख रहे हैं पिछले जब से असद उमर को निकाला गया है कि देयर इज एन इनक्रेडिबली श्रिंकिंग प्राइम मिनिस्टर, कि वजारत उज़्मा का जो ओहदा है वो हर गुजरते दिन के साथ छोटे से छोटा होता जा रहा है, उसकी ताकत जो है वो घट गई है। जब ये हुकूमत ने अपनी इक़्तिदार संभाला तो ये मालूम था पहले दिन से कि जो फॉरेन पॉलिसी है और सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इनके हाथ में नहीं है। लेकिन अब जबकि पूरी तरह इकोनॉमिक पॉलिसी भी इनके हाथ से निकलकर वॉशिंगटन शिफ्ट हो गई है, तो ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि जो वजीर आजम है वो क्या चीज कंट्रोल कर रहे हैं। वो ठीक है, वो सुपर रूहानियत के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी के शोबाजात खोल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो मामला इनके हाथ में रहा ही नहीं। और ये सबसे बड़ा बहरान है। और असल में अगर जब भी इंशाअल्लाह इंतखाबात होते हैं बहुत जल्द और उसके बाद नई हुकूमत आती है, तो पहला काम तो यही होगा कि जो वजीर आजम की लेजिटिमेसी है पाकिस्तान के अवाम के सबसे हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिशियल होने की, वो रिस्टोर की जाए। और दूसरा ये है कि बहुत सारे इश्यूज जिसमें ये कंट्रोल भी कर सकते थे, इन्होंने सरासीमगी में फैसले किए कि जो 6% इंटरेस्ट रेट था उसको कोई वजह नहीं थी कि वो 12.25 पर ले जाएं। अब शुनीद है कि शायद इससे भी आगे ऊपर जाएगा, तो वो जो बिल्कुल ही अनवारंटेड था। इसी तरह जो हमने देख लिया, वाजे हो गया कि जो इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन हुई है 30% से ज्यादा, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय गिरना शुरू हो गई हैं। तो बहुत सीरियस इश्यूज हैं, क्योंकि इन्होंने इनसे टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं बेनकाब होकर IMF के पास गए हैं और IMF ने अपनी कंडीशनैलिटीज लगा दी। अब जो अगर 5.5 ट्रिलियन का अगले साल का बजट जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है, जो लोग 4,000 अरब इकट्ठा नहीं कर पाए वो 5,500 अरब कैसे इकट्ठा करेंगे? तो ये एक ऑन गोइंग क्राइसिस है जिसमें अपोजिशन जो है वो अपनी मजामत भी करेगी दुरुस्त फैसले करने के लिए। लेकिन बहरहाल एक ऐसी टीम की जरूरत है, और इसहाक डार साहब से 1000 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम अज कम ये नहीं है कि कर्जा लेने के लिए पहले बंदे कर्जे में लिए गए। मुस्लिम लीग नून के पास अपने लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान की मुईशत को हैंडल कर सकते थे, उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने हैंडल किया। लो इन्फ्लेशन रेट दी, हाई ग्रोथ रेट दिया, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दिया, हाई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट दिया, जो कि अब सब जो है जमीन पर गिर गए। खुरम दस्तगीर साहब, आपने कहा कि हुकूमत गिराना मकसद नहीं है, बुनियादी तौर पे हुकूमत को प्रेशराइज करके गवर्नेंस बेहतर करना है। अब मुस्लिम लीग नून ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर भी मामलात रहे, लेकिन जितना फ्रंट फुट पे बिलावल हैं उतना मुस्लिम लीग नून नज़र नहीं आती। पार्लियामेंट के बाहर भी मरियम नवाज़ हों या हमजा शहबाज हों, आपकी लीडरशिप किसी तहरीक के मूड में नज़र नहीं आती है। और क्या तरीक़ाकार होंगे सरकार को प्रेशर करने के लिए? ईवान तो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा जिस तरीके से चलना चाहिए।
जी वो इसलिए चल नहीं पा रहा कि हमने ये देखा है कि बात IMF पे हो, जवाब वजीर मुवासलात देते हैं। मामला जो है उठेगा पश्तून तहफूज मूवमेंट का, उसका इशू उठता है, जो वाकया हुआ उसका जवाब वजीर मुवासलात देते हैं। जबकि वजीर कानून भी मौजूद होते हैं, वजीर दिफा भी मौजूद होते हैं, वजीर दाखिला भी मौजूद होते हैं, लेकिन जवाब वजीर मुवासलात देते हैं। और उनका वाहिद जवाब देने का मकसद यह है, ये हुकूमत की अपनी सोची समझी पॉलिसी है कि वो उठकर ऑपोजिशन के ऊपर एक बहुत ही बिलो द बेल्ट हमला करेंगे, उससे अवान में हाहाकार मचेगी और कोई काम नहीं होगा। और मैं ये एक पॉइंट आउट कर दूं, नोट कम लोगों ने किया कि अभी जुम्मे के रोज जब ऐवान प्रोरोग हुआ, उस दिन डिसरप्शन हुकूमती बेंचों ने की थी कि कराची से ताल्लुक रखने वाले PTI के अरकान असेंबली वो प्ले कार्ड उठाकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ कौमी असेंबली में उठकर आ गए। भाई आपने ये काम तो सिंध असेंबली में करने वाला ना, वो उठकर आ गए और उसकी वजह से जो हुकूमती अरकान ने डिसरप्शन किए, और हुकूमती अरकान पहली दफा हमने देखा है प्ले कार्ड उठाकर आए हैं, उन्होंने डिसरप्शन पैदा की, जिसकी वजह से ऐवान उनको मौका मिल गया कि प्रोरोग कर दिया और वो बात नहीं हो सकी जो होनी थी, जो कि बहुत अब एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनता जा रहा है। अच्छा, ये दस्तगीर साहब मेरा तो ये व्यू है कंसिडर्ड कि पार्लियामेंट को ये जो हुक्मरान जमात है ये कोई अहमियत नहीं देती, मासवाए इसी चीज़ के लिए जिसका आपने तफसील से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब आते नहीं, उससे पहले मियां नवाज शरीफ भी नहीं आते थे। अब फैसले आपने खुद ही कहा कि वो जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब है, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब तो फैसले अपनी मर्ज़ी से करते हैं, किसी से पूछ लें तो मर्ज़ी है उनकी, उनको काबीना की भी ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस सूरत हाल में आप भी पार्लियामेंट की बजाय अब जो आपने पहले फरमाया कि सड़कों पर निकलेंगे, अगर आप सड़कों पर आ जाते हैं तो क्या आपका ख्याल है कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत में एक तूफ़ान मचा हुआ है और आवाम जो है वो सख्त तंग है, तो आपको एक कैप्टिव ऑडियंस तो मिल जाएगी, लेकिन क्या इसका फ़ायदा कोई और तो नहीं उठा लेगा इस किस्म की सूरत हाल का, बजाय कि ये हुकूमत चली जाए और कोई और आ जाए? एक तो संगलाख हकीकत ये है कि जिस किसी और का आप जिक्र कर रहे हैं वो फ़ायदा उठा चुके हैं PTI की हुकूमत की सूरत में। वो हुकूमत के जो मामलात हैं वो ऑलरेडी सब सारे के सारे उनके कंट्रोल में हैं, तो उनको तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि सड़क पर आने का मतलब है कि जलसे किए जाएं, लेकिन एक्चुअल सड़क पर आकर जो शहरियों की ज़िंदगी है उसको भी डिसरप्ट करने का प्रोग्राम नहीं है। हम जलसे करेंगे पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह, और पार्लियामान में भी मज़ामत करेंगे, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान के आइन को चाहे जितनी भी वो मजरूब हालत में हो, उसकी सरबुलंदी कायम रखना मुस्लिम लीग नून का भी और पीपल्स पार्टी का भी और दूसरी जमातों का पहला अवलीन फर्ज है, और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे, यही नुकता रखेंगे। निज़ामी साहब, मुस्लिम लीग नून तहरीक के मोड में नहीं है, अवामी राब्ता मुहिम इस तरह के फ्लेवर्स लगते आते रहेंगे, इनकी क़यादत की बयानात से भी यही लग रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं, हमारे साथ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। निज़ामी साहब, सियासी बयानात सारी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ तो दे रही हैं, लेकिन अवाम के हालात दिन ब दिन मज़ीद पतले होते जा रहे हैं, और इस वक्त अवाम को किसी न किसी सहारे की, कहीं न कहीं से किसी रिलीफ की, खा फाइनेंशियल हो या किसी की सपोर्ट हो, आप नहीं समझते ज़रूरत है ताकि उनकी भी कोई आगे उम्मीदें वो किसी से लगा सके? रिलीफ तो क्या मिल रही है अवाम को, अब जो बजट आएगा उसमें रिलीफ मिलेगी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। स्वाय ये उज़र लंग जो है कि जी ये गरीब आदमी में को बोझ नहीं पड़ेगा। जब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ज़्यादा कभी तेल की कीमतें इतनी बढ़ी नहीं, तो उसका कौन एंड यूज़र को जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नूर वाला अपनी रोटी की कीमत नहीं बढ़ाएगा, रेस्टोरेंट वाला अपनी कीमतें नहीं बढ़ाएगा, कहाँ पे जाके ये मामला रुकेगा? दुकानदार क्या करेगा? ईद के मौके पे ख़रीदारी 20% कम रही है। अच्छा जी, पिछले सालों की निस्बत? पिछले वजह महंगाई है, पैसे ही नहीं है लोगों के पास। पैसे नहीं, सेकेंड हैंड कपड़े लोग खरीद रहे हैं। जी, तो दस्तगीर साहब ये जो इक़्तिसादी बदहाली है, कोई आप अगर, क्योंकि आप इकॉनमी में ख़ुसूसी दिलचस्पी लेते हैं और आप
वज़ीर तजारत भी रहे हैं। तो ये जो आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है और हालात ख़राब हैं, तो आवाम को अगले बजट में कोई अच्छी खबर मिल पाएगी? जी बिल्कुल कोई अच्छी खबर नहीं नज़र आ रही, क्योंकि एज ए सेड कि इन्होंने तमाम जो मुआशी इंडिकेटर्स थे उनको इतनी बुरी तरह मैनेज किया है कि आवाम के लिए, देखिए ना, रिलीफ कहाँ से आना है। जो चीज़ आवाम को सबसे ज़्यादा तंग कर रही है, जो मेरे वोटर मुझे बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। उसके बाद कंप्लेंट आ रही है जो यूटिलिटीज़ की इन्फ्लेशन है, बिजली और गैस की कीमतों में और उसमें घर की भी और इंडस्ट्रियल भी, वहां भी बहरान आया हुआ है। तीसरा जो इशू है वो ये है कि जब से डॉलर की कीमतें जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो वो तमाम जो, क्योंकि गुजरावाला मेरा शहर जो है वो इंडस्ट्रियल शहर है, वो यहाँ रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, वो सारा मामला ही बंद हो गया। अब उस बंद होने से ये होता है कि अगर आप देखें ना, ईद से पहले हमने देखा है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां इस शहर में भी और मुल्क के दूसरे शहरों में बंद हुई हैं। वो जो मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं वो बहुत बड़ा बहरान है। और जिस तरह डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि अगले साल में, हम 2 साल में देख रहे हैं कि 80 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मजीद खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। वो क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उनके पास एक तो नौकरी नहीं होगी, और दूसरा जिन्होंने बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना, जिस्मो जान का रबत कायम किया हुआ था, वो अब बिजली और गैस के बिल नहीं दे सकते। और रोजाना की बुनियाद पर जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो ये सारा मामला जो है इन्होंने इतना मिसमैनेज किया है। और यही हमारी कोशिश है कि भाई आपके पास वजीर आजम की जहाज को मुरम्मत कराने के लिए 43 करोड़ रुपया है, आपके पास पंजाब में दवाइयां देने के पैसे नहीं है, लेकिन आपने 91 MPAs को सरकारी ओहदे दे दिए हैं, 20 गैर मुंतखब लोगों को सरकारी ओहदे दे दिए हैं, उनको तमाम मराहत दे दी हैं। आपके पास 77 करोड़ रुपया है गाड़ियां खरीदने के लिए घूमते पंजाब के पास, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी भी, चलें गुजरावाला को ना दें, किसी और पसमानदा जिले को दे दें, लेकिन इनकी प्रायोरिटी ही मैनेजमेंट नहीं है। और हमने जो देखा है, जो साहिवाल में दूसरा इंदोनाक वाकया हुआ, कल जो बच्चों की हलाकत हुई, सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से हुई है। तो ये जो सारे बने बनाए मामलात जिसको मुस्लिम लीग नून चला रही थी अपनी मैनेजमेंट की वजह से, वो सब अब खुलकर जमीन पर गिर गए हैं और इनसे मैनेज नहीं हो रहा। अब हमारा तो काम यही है कि बतौर अपोजिशन, कि ये जो कहते थे असद उमर साहब के अवाम की चीखें निकलेंगी, तो वो जो चीखें निकल रही हैं वो इमरान खान साहब के कानों तक पहुंचानी है, ऐवान के अंदर भी और ऐवान से बाहर भी। और जो कहते थे इमरान खान साहब कामयाब हुए, एक मामले में जरूर हुए, वो कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, तो उनके लिए खबर यही है कि अवाम रो रही है, बिल बला रही है और सिसक रही है। वो तो ठीक है। ये इस सारी नाजुक सूरत हाल में अब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, वो नदारत है, वो लंदन में अपना ठंडी हवाएं खा रहे हैं, हम लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, आप पार्टी भी जदोजहद कर रही। क्या मैसेज जाता है कि पार्टी के प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो ऐसे ही इंतहाई नाजुक मरले पे बाहरी बैठे हुए हैं, आने का नाम ही नहीं लेते? जी, हमें इंशाल्लाह अब चंद दिन रह गए हैं, वो बजट सेशन में यहाँ होंगे और अपोजिशन की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत फरमाएंगे, तो उसमें कोई इबाम नहीं है। वो बजट सेशन में यहाँ मौजूद होंगे। उनकी सेहत के मामलात जो पिछले चंद सालों से उन्होंने बड़े नेग्लेक्ट किए थे, वो अब उसको मैनेज कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो बजट सेशन में यहाँ मौजूद होंगे। हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक मुस्लिम लीग के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि जी हमजा लीडर हैं, मरियम लीडर हैं, शहबाज शरीफ लीडर हैं, या मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वही सब कुछ उनका ही चल रहा है। ये तो पता है हमें कि उनको वीटो पावर है जेल से भी। इसको क्लियर मैसेज नहीं जा रहा इलेक्टोरेट को PMLN की तरफ से। जी, मैं फिर एक दफ़ा क्लियर कर देता हूं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और उन्हीं की पॉलिसी, उन्हीं की एडवाइस, चाहे वो जेल में है, लेकिन वो हम उनसे सीख करते हैं, उनसे बल्कि गाइडेंस भी लेते हैं और उनसे मज़ाहमत की ताकत भी हासिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अज़म से साबित किया है कि वो ये तमाम मुश्किलात सहकर भी पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए अपना वो मिशन जारी रखे हुए हैं। तो इसमें कोई इबाम नहीं है, और अगर कोई इबाम था भी, तो मेरे ख्याल में जो पिछले चंद महीनों के वाकयात हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर वाज़ेह कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ही आगे जाएगी।
ऑपोजिशन किसकी क़यादत में आगे जाएगी खुर्रम दस्तगीर साहब? जी, ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामान के अंदर तो शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं, इंशाल्लाह वो ऑपोजिशन की क़यादत करेंगे और भरपूर क़यादत करेंगे, और उसकी वो मुझे इस वक्त मालूम है कि तैयारी भी कर रहे हैं कि बजट सेशन में एक भरपूर तरीके से जो है मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ तकरीरों के जरिए बल्कि जो एक आईनी और कानूनी तरीका है पार्लियामान के अंदर कि अमेंडमेंट्स के जरिए भी, कट मोशंस के जरिए भी हुकूमत की भरपूर मज़ामत करेंगे। वैसे इस वक्त जो अपोजिशन को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं वो बिलावल भुट्टो नज़र आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में। दूसरा, खुर्रम दस्तगीर साहब, आपकी क़यादत को लेके बहुत ज़्यादा सवालात भी उठ रहे हैं। कुछ बामी जो इख्तलाफात थे, खैर अब तो जब से मरियम और हमज़ा ने अवाम के सामने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला तो उसके बाद बहुत से सवालात जो हैं वो उनके जवाबात भी आ गए हैं। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है उसको आपने एक बयानिया बेचा था, मुझे क्यों निकाला। अब ताज़ा तरीन बयानिया क्या है? फिर से मरियम की भी हल्की फुल्की बातें सामने आ रही हैं। क्या वैसी ही मज़ामत होगी जैसी पहले इदारों के खिलाफ थी मुस्लिम लीग नून की? जी, मज़ामत जारी रहेगी, क्योंकि ये मज़ामत, मैं अब बड़े अदब से इख्तलाफ करूंगा, ये मज़ामत नहीं है, ये अवाम के हक़ हाकमियत को पाकिस्तान पर कायम करने की जिद्दोजहद है, जिसका आईन पाकिस्तान के इब्तदाइया में वादा भी किया गया है कि पाकिस्तान पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार रखेंगे और इक़्तिदार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात बड़ी सादा है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए 72 साल हो गए हैं और इसके लिए मजीद जद्दोजहद करना पड़ेगी। आपने ये देखा है कि जब इलेक्शन चोरी होते हैं और अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते तो फिर किस तरह जो है, जिसका हमने पहले इस प्रोग्राम के शुरू में जिक्र भी किया, यू हैव एन इनक्रेडिबली श्रिंकिंग प्राइम मिनिस्टर, जिनके पास वाजे हो गया कि कोई अब ताकत मौजूद नहीं है, अथॉरिटी मौजूद नहीं है, और सवाए सुपर रूह के या अपने वजीरों को सिफारिशों पर डांटने के उनके पास कोई अथॉरिटी बची नहीं है। दस्तगीर साहब, ये कोई पीपल्स पार्टी के बाद हल्कों की तरफ से ये बात सामने आई है कि जरदारी साहब अनकरीब मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़ाहिर है वो जेल में ही विजिट करेंगे उनको जाके, तो इस मुलाकात का क्या एजेंडा होगा PMLN की तरफ से? जी, इसका एजेंडा यही होगा कि दोनों पार्टियां मिलकर जो हैं ऐवान में और ऐवान से बाहर इस हुकूमत को एक टफ टाइम दें, और जो इश्यूज उठ रहे हैं कि हमें नजर आया है जो कि असॉल्ट हुई है निज़ामी साहब, पहले इस हुकूमत ने हमने देखा आके मीडिया पर असॉल्ट की है, हजारों मीडिया के लोग बेरोजगार हुए, मीडिया के पैसे रोके गए और एक पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने अपने अंगूठे के नीचे लाने की कोशिश की। असॉल्ट मीडिया पे हुई, दूसरी असॉल्ट पार्लियामान पर हुई। हमने देखा कि किस तरह सिर्फ वजीर मवासलात ही काफी हैं ऐवान को डिसरप्ट करने के लिए, और हर दफा वो डिसरप्ट कर देते हैं और ऐवान आगे नहीं चलता। तो ये सिर्फ महंगाई का मामला तो सबसे संगीन है पाकिस्तान के अवाम के लिए, लेकिन आईनी तौर पर इस मुल्क को चलाने के लिए भी ये जो 3 पिलर्स हैं, पार्लियामान है, मीडिया है, जुडिशरी है, उनको भी आजाद कराना अब जरूरी हो गया है। तो ये भी एजेंडा होगा। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके गुफ्तगू हुई आज। शॉर्टली निज़ामी साहब, मुलाकात की तस्दीक जो है खुर्रम दस्तगीर साहब ने कर दी है कि मुलाकात होने वाली है, तो ईद के बाद बहुत बड़ी हल्ला गुल्ला होगा, सियासी खिचड़ी जो है वो खासी गाड़ी होती जाएगी। भुट्टो साहब ने कहा दमादम मस्कलद्दर होगा। जी वो उनके नवासे बिलावल भी ये कहते हैं। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।